जनवरी 2022 का सैनिक स्कूल के पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं हम सभी लोग। और ये राहुल नाम के स्टूडेंट से हमें पेपर मिला। तो एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स राहुल हु प्रोवाइडेड अस द क्वेश्चन पेपर। और इसमें जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग के पोर्शंस हैं, खंड हैं। तो सबसे पहले हम जीएस के पोर्शन को देखते हैं। 24 क्वेश्चंस के पार्ट हैं। तो जीएस पे डिस्कस करते हैं। सारे स्टूडेंट्स जो सैनिक स्कूल से रिलेशन रखते हैं, तैयारी से, प्रिपरेशन से, वो देखें। अगर उनके पेरेंट्स भी साथ में हो तो वो भी साथ में अपने बच्चे के देखें। तो सी पार्ट है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। हम दोनों वर्जन में, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को, आंसर्स को एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? तो महात्मा बुद्ध 4 प्लेस दिए गए हैं उनसे रिलेटेड। तो जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी कुशीनगर के पास, कुशीनगर में, यहाँ तो इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और ये लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कुशीनगर में इनकी डेथ, मृत्यु हुई थी। और सारनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट प्रीच, पहला उपदेश दिया था। फर्स्ट प्रीचिंग इन्होंने कहाँ की थी? सारनाथ में की थी। और गया नामक एक प्लेस है बिहार में, यहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट। ही गॉट एनलाइटमेंट अंडर अ पीपल ट्री। पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इस वजह से, ज्ञान प्राप्ति की घटना की वजह से, ये गया स्थान में बोध शब्द को जोड़ दिया गया। एंड दिस प्लेस वॉज नेम्ड बोध गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए निम्न में से किसे सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ? Who has won the सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड फॉर द नोवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड? तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। कणिका मुखर्जी, रामसूरी, नमिता गोखले, रीता चंद्रा। तो करेक्ट आंसर इज नमिता गोखले। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, नमिता गोखले। और जयपुर फेस्टिवल में इनका ये शो किया गया था और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा था ये नोवेल। इसमें इन्होंने थिंग्स टू लीव बिहाइंड में इन्होंने, नमिता गोखले ने, नारी शक्ति का मतलब एक्सप्लेनेशन किया है, वर्णन किया है नमिता गोखले ने इस उपन्यास में। और उत्तराखंड के कुमायूं के कैरेक्टर के बारे में और वहां की महिला सशक्तिकरण का डिस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने। अगला सेकंड क्वेश्चन छूट गया था, ऊतक किस चीज में सहायक होते हैं? तीव्र विकास, प्रजनन की सुदृढ़ क्षमता, शरीर सामर्थ्य और कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन। फास्टर डेवलपमेंट, हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स, बॉडी स्ट्रेंथ। तो ये जो व्हाट डू टिश्यूज हेल्प, जो टिश्यूज होते हैं वो हेल्प करते हैं श्रम विभाजन में। जो वर्क होता है, लेबर जो काम होता है, सेल्स का, कोशिकाओं का, तो कोशिकाओं के सेल्स को ये डिवाइड करते हैं, बंटवारा करते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर कोशिकाओं के श्रम विभाजन का, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने पर किस अंक से अधिक का मान गंभीर क्षति पहुंचा सकता है? तो व्हाट डज द रीडिंग एबव ... ऑन रिक्टर स्केल कैन कॉज सिवियर डैमेज? तो रिक्टर स्केल और इससे रिलेटेड चीजों को देख लो। रिक्टर स्केल, स्केल इसका एक मेजरमेंट का एक पैमाना होता है। इसका आविष्कार, जो इसको डिस्कवर किया था, उनका नाम था सर रिचर्ड रिक्टर। सर रिचर्ड रिक्टर ने इस स्केल को खोजा था, आविष्कार किया था, इसलिए इसका नाम रिचर्ड रिक्टर स्केल पड़ गया। और इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। ये टिक सही किया है किसी स्टूडेंट ने, जिसका ये पेपर है, राहुल का। 5 आंसर सही है। 5 से जो है कि अधिक का मान नुकसानदायक होता है हमारे लिए, इंसान के लिए। ठीक है। और ये भूकंप को, अर्थक्वेक को सीस्मोग्राफ और सीस्मोग्राफी, सीस्मोग्राफ से मापा जाता है, यंत्र से, और सीस्मोग्राफी उसकी स्टडी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किस अर्थ को निरूपित करता है? तो व्हाट डज व्हाइट कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? तो जो व्हाइट कलर होता है वो पीस एंड ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, शांति और जो है कि
सत्य को प्रतीक करता है। और सबसे ऊपर जो केसरिया होता है, केसरिया ये सेक्रीफाइस को शो करता है। उसके नीचे जो हरा होता है, हरा हरियाली को, प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ को शो करता है। ये टिक किया है स्टूडेंट ने, मेरे ख्याल से गलत आंसर टिक कर दिया है। हाँ, यहाँ भी टिक है, ये सही है। ठीक है, तो ये तीनों कलर इस बात के शो होते हैं। बीच में जो अशोक चक्र होता है गहरे ब्लू कलर का, डीप ब्लू का, उसमें 24 स्पॉक्स होती हैं, तीलियां होती हैं, अर कहते हैं जिनको। ये 24 घंटों का प्रतीक होती हैं, मतलब 24 घंटे गतिशील रहने का, मतलब प्रोग्रेसिव रहने का प्रतीक होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मिठाई को पहले तला जाता है, फिर चीनी के सोरे में डुबोया जाता है और आमतौर पर जिसका आकार गोल और रंग नारंगी होता है? गाजर का हलवा, रसगुल्ला, भाखरवाड़ी और जलेबी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जलेबी पहले फ्राई की जाती, तली जाती है तेल में, उसके बाद उसमें चीनी में डाली जाती है ना, ऐसे करके तैयार होती है। अगला क्वेश्चन है, सलमान रुश्दी वॉन द बुकर प्राइज फॉर विच बुक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सलमान रुश्दी बहुत फेमस राइटर हैं, आप ये समझ लीजिए। ये मूल रूप से इंडिया के हैं और ब्रिटेन में, लंदन में रहते हैं ये। लंदन, वह ब्रिटेन की नागरिकता, सिटीजनशिप ही अडॉप्टेड, ही डिपार्चर्ड फ्रॉम इंडिया। और सलमान रुश्दी का जन्म कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, मुंबई में हुआ था। एंड हिज स्टार्टिंग एजुकेशन वाज फ्रॉम मुंबई, मुंबई से ही उनकी शुरुआती शिक्षा थी। और ये मिडनाइट चिल्ड्रन जो नॉवेल है इनका, ये रहा, ये आंसर सही है। इसमें इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें सलीम नाम का एक कैरेक्टर है ना, जो 15 अगस्त 1947 1947 को एक बच्चे का जन्म होता है सलीम, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने। मतलब इस उपन्यास की जो थीम है वो ये है कि 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट में जिन बच्चों का जन्म हुआ उनके साथ कुछ स्पेशलिटी थी। जैसे सलीम के साथ स्पेशलिटी थी कि इसमें टेलीपैथी की पावर थी, मतलब जो दूर संचार आदमी मन से जान लेता है, मन से बात, जैसे संजय महाभारत में है ना, संजय युद्ध का हाल देखता है अपनी आंखों से, टेलीपैथी, बात कर सकता है किसी से, टेलीफोन जैसा काम। तो सलीम कैरेक्टर है इसका, मिडनाइट चिल्ड्रन का। सलीम के नाना है इसमें आदम अजीज और नानी है नासीम नाम की। और सलीम के साथ ही एक और अदर लड़के का भी जन्म हुआ था जिसका नाम था शिवा। इसमें भगवान शंकर की तरह शक्तियां थी, मतलब डिस्ट्रक्शन पावर थी इसमें, डिस्ट्रॉय करने की और वगैरह वगैरह। इस प्रकार से कहानी आगे चलती है। तो ये सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर प्राइज मिला, बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये सलमान रुश्दी का जो नॉवेल है ये 1981 में इसको पब्लिश किया गया था और 81 में ही इसको बुकर प्राइज मिला। बुकर प्राइज के अलावा इसको जेम्स जेट ब्लैक मेमोरियल अवार्ड भी मिला। उसके बाद कई सारे अवार्ड भी मिलते हैं इस नॉवेल को। ठीक है, इसके अलावा इनके जो अन्य नॉवेल हैं सलमान रुश्दी के, वो मिडनाइट चिल्ड्रन के अलावा है सैटेनिक वर्सेस और शैम और द जगुआर स्माइल, ये इनके फेमस नॉवेल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने इन्वेंट किया, किसने आविष्कार किया? तो इसका आंसर क्या है? थॉमस अल्वा एडिसन इज द करेक्ट आंसर। और मैं इनके बारे में घटना याद आ रही है, जब मैं पढ़ रहा था इनके बारे में कुछ समय पहले, बहुत समय पहले, तो इनका जो असिस्टेंट होता है वो काफी घबराया हुआ होता है कि भाई बहुत बार असफलताएं मिल गई थी इनको, मतलब देवर नॉट गेटिंग सक्सेस इन देयर एक्सपेरिमेंट। तो इनका असिस्टेंट बोलता है कि भाई अब हमको वी मस्ट स्टॉप नाउ, है ना, बंद कर देना चाहिए। तो इनको एडिसन साहब बोलते हैं कि अरे रुक जाओ और थोड़ा सा साथ दे लो मेरा, हो सकता है कि इट मे बी आवर लास्ट अटेम्प्ट, आखिरी प्रयास हो और हम सफल हो जाएं। लेकिन वो नहीं माना, छोड़ के चला गया। और देखो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ, इत्तेफाक, कि वो वाला एक्सपेरिमेंट उसके जाने के बाद जो इन्होंने किया और वो सफल रहा, दैट वो सक्सेसफुल, और बल्ब का आविष्कार हो गया। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया जिसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और जिसमें ऑर्गन गैस को भरा जाता है जो कि अक्रियाशील होती है। आजकल तो खैर बंद हो गए हैं, है ना, एलईडी वगैरह आ गई हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड? दही के फॉर्मेशन के लिए कौन सा जीवाणु, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? तो लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस एसिड की वजह से जो मिल्क होता है, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध दही में बदल जाता है। और ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के कारण ये घटना होती है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू ब्लीडिंग ऑफ गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स एंड एचिंग लिम्स। किस विटामिन की कमी की वजह से मसूड़ों में खून आना, घाव का देरी से भरना और पसलियों में दर्द का होना ये समस्याएं होती हैं। तो इसमें टिक जो लगा हुआ है वो सही लगा है उस स्टूडेंट का। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं और सबसे ज्यादा खट्टे फलों में आंवला, नींबू वगैरह में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इज ट्रू। दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस। वे कैसे नवीनीकरण संसाधन होते हैं, मतलब ऐसे रिसोर्सेस जिनको रिन्यू किया जा सकता है। दूसरा, दे आर फाउंड विद इन द टॉप लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। उनको सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है। अगला ऑप्शन है दे आर फॉर्म्ड ओवर द कोर्स ऑफ 10 ईयर्स। 10 वर्ष की अवधि में उनको फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, बनते हैं वो। और लास्ट ऑप्शन है दे आर रिमेन्स ऑफ वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब वे एक समय था जब वे अवशेष थे। ऑर्गेनिज्म किसके थे? रिमेनिंग थे, अवशेष थे किन चीजों के? लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सजीवों के अवशेष थे। तो ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि एक समय वो रिमेनिंग हुआ करते थे, अवशेष होते थे सजीवों के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द चीफ ऑफ आर्मी ड्यूरिंग द इंडो पाक वार 1971। 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय चीफ आर्मी के चीफ कौन थे? तो सही जवाब इसमें दिया है, ये टिक भी है सेकंड नंबर पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फील्ड मार्शल मानेकशॉ। जनरल इनका पूरा नाम शायद SHFJ मानेकशॉ ये थे उस समय। नेक्स्ट, बाय व्हाट अदर नेम इज वाटर साइकिल नोन एज। जो वाटर साइकिल होता है, जल चक्र होता है, उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला है वाटर मूवमेंट साइकिल। नहीं, ये नहीं होगा। एयर साइकिल तो होगा ही नहीं बिल्कुल। टेक्टोनिक साइकिल तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ये तो जो प्लेट्स होती हैं अर्थ के नीचे, उसका सिद्धांत होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलॉजिक साइकिल, मतलब जिसको जलीय, हिंदी में जलीय चक्र बोलते हैं। तो ये वाटर साइकिल इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिक साइकिल ऑल्सो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें दोनों टिक है, ये 1 पे भी है 3 पे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नेम्ड आफ्टर द विलेज इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। मतलब ऐसा कौन सा इनमें से डांस है जिसको वहां के जो गांव है, जगह है, उसके नाम से लिया गया है? तो कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम। इसको अभी डिस्कस करते हैं बाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और भी एग्जाम में आया है। एक बार मध्य प्रदेश PSC की प्रीलिम्स एग्जाम में भी आया था। ये मदुरई है तमिलनाडु में, यहां पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर लोकेटेड। UNO का, यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो भाई 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और स्थापना इसकी हुई थी किसी और प्लेस पर और बाद में इसको शिफ्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। न्यूयॉर्क में एक मैनहट्टन द्वीप है, आइसलैंड है, मैनहट्टन नाम है इसका। मैनहट्टन आइसलैंड पर इसका कार्यालय है, न्यूयॉर्क में, मतलब अमेरिका में। ठीक बात है। और जो उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, है ना, और उसके साथ में अन्य कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स भी थे। और भारत इसका स्टार्टिंग से ही मेंबर था, शुरुआत से ही सदस्य था UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज नंदा देवी लोकेटेड इन। नंदा देवी किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में स्थित है? ये नंदा देवी एक पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तराखंड यूके में स्थित है। करेक्ट आंसर इज दिस। नेम द होली बुक ऑफ पारसीज। पारसी लोगों का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम बताओ। तो बाइबल तो ईसाइयों का होता है, क्रिश्चियन का। ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहिब पे टिक लगा है, ये गलत टिक लगा है। ये सिखों का होता है, कुरान मुस्लिमों का होता है। जेद आवेस्ता इज द करेक्ट आंसर, ये सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, बीज आवरण से क्या तात्पर्य होता है? इंग्लिश वर्जन देखो।
ये हिंदी वर्जन में एक बार आप देख सकते हैं जल्दी से सारे क्वेश्चंस को। ये हिंदी वर्जन है और इसके बाद अब देखिएगा इंग्लिश वर्जन। हाँ, व्हाट इज मीन्ड बाय सीड कोट? सीड कोट से क्या मतलब निकलता है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही टिक है इसमें। हार्ड कवर अराउंड द रूट्स ऑफ द प्लांट। मतलब जो रूट नहीं पादप की जो रूट होती है प्लांट की, उसके नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये करेक्टर आंसर नहीं होगा। और क्वेश्चन के और ऑप्शंस को देखते हैं। हार्ड कवर अराउंड द फूड स्टोर्ड, मतलब जहां फूड स्टोर होता है उसके चारों ओर का, नहीं, गलत है ये भी। और अगला है आपका हार्ड कवर अराउंड द बेबी प्लांट, नहीं, ये भी नहीं होगा। द प्रोटेक्टिव कवर कोट अ सीड, कोट ऑफ अ सीड, सीड कोट, सी ऑप्शन इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट को पिक आउट करना है, आंसर फाइंड करना है, उसका देखना है। तो चारों स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ग्रेविटेशन अफेक्ट्स ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, केवल पृथ्वी पर पाया जाता है, केवल पृथ्वी पर ही प्रभावकारी होता है, प्रभाव डालता है। तो ये समझना जरा, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इट इज फाउंड इन द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में पाया जाता है। तो आंसर ये होगा। उसके बाद बावजूद भी और अदर ऑप्शंस को भी देख लो। ग्रेविटेशन पुल्स आयरन, लोहे को खींचता है, पुल करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो देखो, स्पेशली अगर आयरन की बात करोगे तो उसके लिए तो मैग्नेट होता है ना। मैग्नेटिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवेंट, इस घटना के लिए। लेकिन यहाँ ग्रेविटेशन पुल्स आयरन का मतलब है कि ऐसी चीजें जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनमें मास होता है, वजन होता है ना, वो पृथ्वी की सरफेस की ओर आकर्षित होती हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। अगला है ग्रेविटेशन प्रिवेंट्स थिंग्स फ्रॉम फ्लोटिंग। फ्लोटिंग करने से चीजों को रोकता है ग्रेविटेशन, सही बात है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण जो है ये फ्लोटिंग से रोकता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एरोप्लेन डोंट फ्लाई इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में एरोप्लेन नहीं उड़ सकते हैं, सही बात है। तो आंसर हमारा ये हो गया कि ग्रेविटेशन केवल पृथ्वी पर होता है ऐसा नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में होता है। नेक्स्ट है पिक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का एक एग्जाम्पल देना है। एन ऑयल स्पिल फ्रॉम अ लार्ज शिप, एक बड़े जहाज से तेल का रिसाव होना, बहना। एनिमल्स वॉकिंग अलोंग द बीच, समुद्र के किनारों पर जानवरों का टहलना, इससे होता है वाटर पोल्यूशन। या ड्रिंकिंग वाटर आउट ऑफ अ प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बोतल से पानी पीना। या जो है कि गैसोलाइन इन अ कार, मतलब कार में जो गैसोलीन यूज किया जाता है उसकी वजह से। तो चारों ऑप्शंस में क्या सही है कि किसी बड़े पानी के जहाज से तेल का रिसाव होना। अगला क्वेश्चन है इन विच स्पोर्ट इज द टर्म नॉकआउट यूज्ड। नॉकआउट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये आर्चरी होता है, तीरंदाजी, तीर धनुष का इस्तेमाल होता है, बॉक्सिंग, गोल्फ, बिलियर्ड्स, ये बॉक्सिंग में यूज किया जाता है। ये जो टिक लगा है सही टिक लगा है स्टूडेंट का। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द अर्थ सपोर्ट्स इट्स डाइवर्सिटी। मतलब अर्थ का, पृथ्वी का कौन सा भाग है जो सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो सेंचुरी और नेशनल पार्क, ये तो वो होते हैं एनिमल्स के लिए। सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य और नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय, नहीं, ये नहीं होगा। और बायोस्फीयर, हाँ, ये जो बायोस्फीयर होता है ना, ये तीनों चीजों से मिलकर बना होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एयरोस्फीयर, है ना। इसके बिना इनका सबका बैलेंस, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसका आंसर ये सही टिक है, ये होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। भारत में फ्रेश वाटर का बड़ा स्रोत क्या है, मेजर स्रोत क्या है? तो ओशन वाटर, नहीं, मतलब जो घरों में पानी इस्तेमाल होता है पीने के लिए, अदर डोमेस्टिक वर्क्स के लिए, तो ऐसा तो नहीं कि महासागर, नहीं। रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर हो जाएगा। जो वाटर हमें ग्राउंड से, जमीन से प्राप्त होता है, हैंडपंप के द्वारा, नल के द्वारा, या जेट कनेक्शन जो हम अपने घर में करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड इन क्लाउड सीडिंग विच इज अ टेक्निक दैट इंक्लूड्स रेन। इसने भाई, ये चाइना जो कंट्री है, इसने बड़ा इस टेक्निक का यूज किया था। मतलब ये है कि जो क्लाउड सीडिंग होती है, क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहेंगे मेघ बीजन कहेंगे। और इसका आंसर हो जाएगा जब एटमॉस्फेयर में
वेपर मौजूद होता है, कूल और कोल्डनेस मौजूद होती है अराउंड अ पर्टिकुलर ऑफ डस्ट और साल्ट। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीएस का पोर्शन हो गया पूरा। अब इंग्लिश के पोर्शन पे आ जाते हैं, जल्दी से कर लेते हैं इसको। इंग्लिश के पोर्शन में फर्स्ट में अनसीन पैसेज दिया गया है। तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन पे एक एक निगाह डाल लो हल्की सी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पैसेज, कौन सा सही नहीं है। अब ये चारों को आप पढ़ लेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो में टाइम का लेक रहता है, अभाव रहता है, उस वजह से आप लोग ये खुद से करना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक बार अनसीन को मैं करवा ही देता हूं। इसमें मेन चीजों को अंडरलाइन कर लेते हैं, जैसे द लिस्ट वॉज नेम्ड 7। खैर मैंने तो पढ़ लिया है, मैं आपको बताता हूं सही कौन सा नहीं है। तो सही है ये कोलोसस ऑफ रोड्स वॉज बिल्ट ऑन ऑनर हिलियंस, ये तो ट्रू है। सेकंड भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, और ये जो फोर्थ दिया है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वॉज डिस्ट्रॉयड, गीजा के जो पिरामिड है उनको नष्ट कर दिया गया। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि देखो पहली या दूसरी लाइन में होना चाहिए। ये पहली ये है, ये देखो, ओनली वन ऑफ द एंशिएंट वंडर्स कैन बी फाउंड टुडे इन गीजा। इसका मतलब आज भी इसको पाया जा सकता है गीजा में, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड है विच ऑफ द 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉज एज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग्स। मतलब 4 मंजिल की जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतना ऊंचा कौन सा जो है कि वंडर है। तो स्टेचू ऑफ ज्यूस, ये लिखा होगा इसका आंसर यहां पर, द स्टेचू ऑफ ज्यूस 4 मंजिल का। ये देखिए द स्टेचू ऑफ ज्यूस वॉज बिल्ड इन, ये हो गया ऑनर किसके सम्मान में, इनके सम्मान में बनवाई गई, और ये आंसर लिखा है 4 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होती है ये। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का मतलब क्या है, द लाइट हाउस ऑफ हेलिकरेनेसस। ये हो जाएगा, एक प्रकार की बिल्डिंग होती थी एंशिएंट टाइम में, जो शिप वगैरह चलते थे, रोशनी वगैरह रात को यूज की जाती थी। एक बिल्डिंग होती थी जो उनको शिप को गाइड करती थी, इंस्ट्रक्शन देती थी, जैसे कि आपका एरोप्लेन वगैरह में रडार वगैरह जो मशीनें होती है, सोनार पानी के जहाज के लिए आजकल होता है जो। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स, एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल भरना है। राकेश इज डॉट एक्सीलेंट साइंस टीचर। राकेश एक एक्सीलेंट साइंस टीचर है। तो एक्सीलेंट का प्रोनाउंसिएशन देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन एक्सीलेंस ए, जो ए है हिंदी वर्णमाला का स्वर है। तो जो वोवेल साउंड होते हैं, वोवेल साउंड के वर्ड्स के पहले आर्टिकल एन आता है, तो एन आ जाएगा, एन एक्सीलेंट टीचर। सेकेंड है माई मदर एडवाइज्ड मी, मेरी माँ ने मुझे सलाह दी, टू स्टे करने की, रुकने की, घर पर। तो एट होम, स्टे एट होम। फिल इन द ब्लैंक्स, आई वॉज अ स्टीप फ्रॉम द हिल टॉप, आई वॉज अ स्टीप डिसेंट फ्रॉम द हिल टॉप। ठीक है, सही, ठीक है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। सही सीक्वेंस में देखना। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट यहां पे क्या दिखाई पड़ रहा है, सी, यानी कि बी पार्ट पहले आना चाहिए। तो देखो इसमें बी पहले है, इसमें बी पहले है, 2 मिल गए हमें। फिर सी के बाद क्या, वर्ब आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब वर्ब यहां पर सेकंड फॉर्म में 2 है, एक तो वेव्ड है और दूसरा ग्रीटेड है। ठीक है, मतलब उसने वेव्ड किया और ग्रीट किया हमें। कैसे ग्रीट किया, चीयरफुली। ये चीयरफुली जो है ये एडवर्ब है, और एडवर्ब किस में जाता है आपको पता होगा, OW, अदर वर्ड्स में जाता है। अदर वर्ड्स मतलब MPT, मैनर, प्लेस, टाइम। मैनर मीन्स तरीका, मतलब हाउ, कैसे। प्लेस मीन्स वेयर, कहां, स्थान। टाइम मीन्स समय। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा शी वेब्ड एंड ग्रीटेड अस चीयरफुली। तो उसने वेब किया, शी वेब्ड, BA एंड ग्रीटेड, DC, अस कहां पर है, F चीयरफुली, E। ये सीक्वेंस हो जाएगा BADCFE, BADCFE। ये 4 नंबर का करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। उसने वेब किया और ग्रीट किया हमें चीयरफुली, उत्साह से। अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस। इनको रीअरेंज करना है, मतलब वही जमाना है इनको सीक्वेंस में, क्रम में। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला यहां पर भी काम करेगा।
तो देखेंगे यहां सीधा सीधा सेंटेंस क्या बन रहा है, द हैवी स्नोफॉल, जो तेज स्नोफॉल था उसने किया, क्या किया, कवर्ड, कवर किया। पास्ट इंडेफिनिट की सिचुएशन बन रही है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा है। अब क्या कवर्ड किया, तो क्या, वॉट के जवाब में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। कैसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, निर्जीव कर्म। तो एवरीथिंग, सब कुछ कवर किया। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा CAB, ये रहा CAB, फिर उसके बाद कवर्ड एवरीथिंग, ED, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट नाउन, सही नाउन चुनना है। डॉट डॉट ऑफ सोल्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स होता है। मार्च्ड इनटू द बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड में मार्च किया सैनिकों की एक टुकड़ी ने, तो ये ट्रूप होता है, TROOP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इज शी द गर्ल, क्या वह वही लड़की है, द गर्ल का मतलब हो जाएगा वही लड़की है, डॉट डॉट जो वॉन द फर्स्ट प्राइज, जिसने पहला पुरस्कार जीता, जो पहला पुरस्कार जीती। तो यहां पे चारों ऑप्शन जो दिख रहे हैं, इनका हिंदी में चारों का मतलब निकलेगा जो, देट, जो, हुम, जो, नो सॉरी, हुम ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, मतलब किसे, जिसे या किसे, और विच, ये भी जो के अर्थ में, हु भी जो के अर्थ में। अब जो हु आता है वो आता है लिविंग के लिए, सजीव के लिए, विच आता है वो आता है नॉन लिविंग के लिए, और जो देट आता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आ जाता है। इसके रूल्स हैं, 3-4 पॉइंट हैं। जैसे देट उस कंडीशन में आता है जब आगे का जो डिस्क्रिप्शन है वो सुपरलेटिव डिग्री में किया गया हो, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द गर्ल कैसा है, सजीव है, लिविंग है, तो हु हो जाएगा कि वही लड़की है जो फर्स्ट प्राइज जीता जिसने। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को हिंदी में कहते हैं प्रश्न पुछल्ला, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में सेंटेंस में कही हुई बात की पुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए जो और वर्ड्स जोड़ दिए जाते हैं, जो शब्द, उनको क्वेश्चन टैग कहा जाता है, प्रश्न पुछल्ला कहा जाता है। जैसे आपने किसी से कहा कि तुम कल ग्वालियर जा रहे हो, फिर लास्ट में आप कहते हो क्या नहीं जाओगे, क्या नहीं हो, तो ये चीज क्वेश्चन टैग कहलाती है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस एफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड होगी। अब सेंटेंस एफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगी, तो डिडंट यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। मोहन गेव मी अ 10 रुपी नोट, मोहन ने मुझे 10 रुपए का नोट दिया। तो ये इंटेरोगेटिव तो है ही नहीं है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, इंपेरेटिव आदेशवाचक आज्ञा सूचक होता है ऑर्डर वाला, वो भी नहीं है, डिक्लेरेटिव है। ठीक है, अगला है चूज द करेक्ट वर्ब, सही वर्ब को चुनना है। द वाटर डॉट डॉट फ्रॉम द टेप लास्ट नाइट, पानी का रिसाव हुआ, पानी ने ड्रिप किया, रिसाव हुआ लास्ट नाइट को। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 तरीके, या तो आप टेक्निकली देख लो या सेंस के अकॉर्डिंग देख लो। तो लास्ट नाइट आ रहा है, लास्ट नाइट का मतलब है पिछली रात, यानी कि पास्ट टाइम की बात हो गई। अब पास्ट इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ऑप्शंस पे जाके देखो। लास्ट नाइट है तो जनरली पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो ड्रिपिंग का तो यहां कोई सेंस ही नहीं निकल रहा, क्योंकि ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन रहा है, ना पास्ट कंटिन्यूअस, ना फ्यूचर कंटिन्यूअस। इज, आर, एम, वॉज, वोर, विल बी, शैल बी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ड्रिप का भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। वाटर सिंगुलर है तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिचुएशन भी नहीं बन पाएगी, ड्रिप्स नहीं है, एस नहीं है, और विल ड्रिप फ्यूचर नहीं बनेगा यहाँ, क्योंकि वर्ड लास्ट नाइट दिया हुआ है, तो ड्रिप्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग देखना है। तो अपॉइंटमेंट में डबल पी आता है, ठीक बात है, और अपॉइंट ये डबल टी गलत हो गया इसमें, और इसमें ये पी सिंगल है, इसमें ए गलत हो गया, और ये डी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर वॉज अ मोमेंट इन द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में एक यादगार महत्वपूर्ण क्षण था, पल था। इंपॉर्टेंट होता है इसका मोमेंटम का मतलब, ये हो जाएगा। चूज दी, ये ग्वालियर में कोचिंग का नाम भी है मोमेंटम कोचिंग। चूज दी ऑप्शन दैट इज अपोजिट ऑफ अर्लियर, अर्लियर का अपोजिट क्या होता है, लेटर होता है। अर्लियर मतलब शुरुआत में, पहले, लेटर मतलब बाद में। चूज द करेक्ट ऑप्शन क्लोजेस्ट टू मीनिंग गिगेंटिक, गिगेंटिक का मतलब होता है ये थोड़ा सा यहाँ पर ये मोमेंटम को देख लेना, इसमें जो सडन और एब्रप्ट दिया है ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, इन दोनों का मतलब होता है अचानक। और इनसिग्निफिकेंट इसका अपोजिट हो गया इंपॉर्टेंट का, वो सॉरी सिग्निफिकेंट का अपोजिट हो जाएगा महत्वपूर्ण, और ये अमहत्वपूर्ण, यह है इंपॉर्टेंट, इसका आंसर मोमेंटस का। अगला है गिग्नेटिक का मतलब हो जाएगा बहुत बड़ा, ह्यूज,
HUGE, बहुत बड़ा, विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्टरडे वॉज द ... डे ऑफ आवर ट्रिप, मतलब कल हमारी ट्रिप का सबसे बुरा दिन था। तो बेड बुरा पॉजिटिव डिग्री, वर्स कंपैरेटिव डिग्री और वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो ये वर्स्ट हो जाएगा। और ये मोस्ट, ये जो होता है ये मोस्ट लगता है ऐसे एडजेक्टिव के साथ में जो मोर देन वन सिलेबल, एक से ज्यादा शब्द खंड के होते हैं। जो वन सिलेबल होते हैं उनमें ER और EST लगता है, मोर और मोस्ट लगता है मोर देन वन सिलेबल में। नेक्स्ट, कोबलर इज अ पर्सन हु, कोबलर एक व्यक्ति होता है जो जूते चप्पलों को सही करता है, तो फुटवियर, रिपेयर्स फुटवियर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिटरेट का अपोजिट क्या होगा, इलिटरेट हो जाएगा, है ना, अनपढ़ हो जाएगा, निरक्षर। अगला है करेक्ट ऑप्शन देखना है। ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर्ड, सारे मेरे मित्र अच्छे स्वभाव के हैं। एज दे से, जैसा कि वे कहते हैं, ये कहावत है, ईडियम, प्रोवर्ब है, लोकोक्ति है कि समान रंग के पक्षी, एक जैसे पंख के पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई। तो यहां का सही आंसर होगा फ्लॉक। अगला है द डॉक्टर विल सी यू लेटर, इसमें एडवर्ब फाइंड आउट करना है। तो मैंने पीछे बताया था एडवर्ब वगैरह, अदर वर्ड्स वगैरह, तो लेटर हो जाएगा आंसर इसका। चूज द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर नाइफ, नाइफ्स, प्लूरल सिंगुलर, ठीक है। वुमिन और वीमिन सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। डियर, डियर सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है, ठीक है। माउस, माउसेस, गलत, ये माउस का प्लूरल हो जाता है माइस, MICE। नेक्स्ट, सीइंग द वाउंडेड बर्ड, घायल पक्षी को देखकर उसने अपनी मां को बुलाया, उसने अपनी मां को आवाज दी। पास्ट इंडेफिनिट सिचुएशन है, कॉल्ड हो जाएगा। कॉल तो होगा नहीं, सी सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं बन रहा, पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं बन रहा। कॉलिंग से पहले इजेमार, वॉजबर, बिल बी, सेल बी वगैरह नहीं है। वॉज कॉलिंग, ये सिचुएशन नहीं बनेगी पास्ट कंटिन्यूअस की। नेक्स्ट, मंजीत कैन नॉट ड्राइव, मंजीत ड्राइव नहीं कर सकता है, मतलब बाइक राइडिंग नहीं कर सकता है, फोर व्हीलर को ड्राइव नहीं कर सकता है जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं है। यदि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो अनलेस मीन्स होता है इफ नॉट, यदि नहीं। इफ ही डज नॉट हैव ए लाइसेंस, या तो ऐसे बन जाएगा, या अनलेस ही हैज ए लाइसेंस, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश और GS दोनों के पोर्शन हो गए।